हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द मेंटर फैक्ट्री। और मैं अवियल तिवारी आपके सामने आ गया हूँ एक बार फिर से लेके इकोनॉमी की क्लास। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी चॉइसेस के बारे में, बताया था कि चॉइसेस क्या होती हैं। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि चॉइसेस से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है द पीपीएफ, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और पीपीसी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देखेंगे उसका यूज क्या होता है और कहाँ पर उसको हम प्रयोग कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो बेटा, जब हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था चॉइसेस के बारे में, तो देखिए जब चॉइसेस होती है तो चॉइस कभी भी हमेशा सिंगल नहीं होती भाई। चॉइस का मतलब ही यही है कि यू हैव द ऑल्टरनेटिव्स। अब मान लेते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, 1 2 3, तो इनमें से कोई एक आप चूज कर रहे होगे, है ना भाई। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस का मतलब ही है कि चॉइस है। और इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। लेकिन जब भी हम कभी कोई चॉइस बनाते हैं, कोई चॉइस मेक करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि हम रैंडम गेसेस ना कर रहे हो, हम रैंडम चॉइसेस ना कर रहे हो। यानी कि एक वेल प्लान्ड और स्मार्ट जो कह सकते हैं चॉइस हमको करनी होती, ताकि हमारा जो लॉस है, ताकि जो हम पर इम्पैक्ट है वो मिनिमल रहे, और जो उससे हम इफेक्ट क्रिएट करें वो मैक्सिमम रहे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप कभी कई विकल्पों में चुनाव करोगे, कई चॉइसेस में किसी एक पॉइंट को चूज कर रहे होगे, तो यहाँ पर आपका टारगेट ही होता है कि हमें हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसका इफेक्ट हमको सब ज्यादा मिले, और जो उसकी वजह से हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो मिनिमल हो, वो कम से कम हो। भाई यही चीज हमको करनी होती है। अच्छा, ये चीज हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर हम ये कैसे जान पाए कि कौन सी चॉइस हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चॉइस हमारे लिए खराब है, किस चॉइस को किस तरफ किस वक्त पर कैसे चूज करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं आपका एनी हाउ एक सर्कमस्टेंस ऐसा क्रिएट होता है कि आपको आईएएस कैडर मिल जाता है, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज एन आईएएस ऑफिसर, ओके। और साथ ही यू आर आल्सो सिलेक्टेड एज एन एसडीएम। अब एसडीएम जो है आप वो यूपी में हो, और आईएएस में जो आपको कैडर मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अंडमान एंड निकोबार का मिल गया, ठीक है। अब आप बताइए भाई, अंडमान एंड निकोबार का आपको आईएएस कैडर मिला है और यूपी का आपको एसडीएम मिला हुआ है, आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ गए, या तो आप आईएएस में कंटिन्यू करो, भाई चॉइस कर लिए कंटिन्यू करो, या तो आप एसडीएम चूज करके अपने यहाँ पर रहो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई इनमें से आप क्या चूज करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें से एसडीएम चूज करेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आईएएस भी चूज कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई ये चॉइस जो है ये सब्जेक्टिव है। हर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से चॉइसेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों के प्रोस एंड कॉन्स को एक बार मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर आईएएस चूज करता हूँ, तो मुझे आईएएस चूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, मैं प्रॉपर आईएएस कैडर में रहूंगा। सेकेंड चीज कि मुझे इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन में जाने का मौका मिलेगा, भाई मैं कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकता हूँ, अगर सही एज पे सिलेक्ट हो गया हूँ तो टॉप मोस्ट पोजीशन, जो इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वहां जा सकता हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है, भाई ये सब चीजें होती हैं, फायदे होते हैं, ठीक है। डेपुटेशन पे 2 4 साल के लिए आ सकते हैं अपने स्टेट में, वरना जनरली आप वहीं पे रहते हैं। लेकिन इतने फायदे होने के बाद नुकसान भी है, हम एक प्रॉपर नए कल्चर में जा रहे होंगे। भाई हमारा कल्चर तो वहां से अलग है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग है, हम जो जैसे रह रहे हैं हमारा रहन सहन अलग है। तो पूरे एक नए कल्चर में जा रहे होंगे, एक एडाप्टेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी हम। भाई देखिए, यूपी में अगर आप हैं तो आपको अडाप्ट कुछ नहीं करना, आप यहाँ की रग रग से वाकिफ हैं, हर एक चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, सब कुछ जानते हैं। एडाप्टेशन आपको वहां पर करने पड़ेंगे, ठीक है। वहां पर आपका कल्चरल आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, आपको नए कल्चर में वहां पर जाके बसना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो नुकसान भी है आपके। और दूसरी चीज, आप अपने होम स्टेट से बहुत दूर चले जाओ। लेकिन अगर आप एसडीएम बनते हो यूपी में, यूपी में एसडीएम बनते हो, तो भाई इसका फायदा क्या है कि आप भाई आप अपने होम स्टेट में हो, ठीक है। होम स्टेट में होने के बाद सब जानते हैं कि यूपी का एसडीएम एक पावरफुल पोजीशन होती है, नो डाउट, कोई कुछ भी कहे, यूपी का एसडीएम हैव ग्रेट पावर्स, ठीक, अच्छी पावर्स होती है, अच्छी खासी पावर्स होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो आप कहीं ना कहीं सिकुड़ जाओगे एक स्टेट के अंदर। स्टेट के अलावा आप टॉप मोस्ट पोजीशंस जो होती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, वहां पर जनरली नहीं पहुंच सकते। मैं ये नहीं कहता कि पहुंच ही नहीं सकते, बट जनरली आप टॉप मोस्ट पोजीशंस पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका जो स्टेट कैडर होता है वो अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप कल्चरल आइडेंटिटी तो यहाँ पर खैर नहीं लूज करोगे, लेकिन आप नए कल्चर में कुछ नया सीखने की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको लूज कर दोगे।
भाई आप नई जगह पर जाते हैं, कुछ नए लोग मिलते हैं, नए तरीके की चीजें सीखते हैं, आप नया जानते हैं, आप ये जान पाते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्स है। तो अपनी अपनी चॉइसेस यहाँ पर लोगों की होती। अच्छा, अब इनमें से ये दो ऑप्शंस थे, इसके फायदे भी आ गए, नुकसान भी आ गए। अब यहाँ पर हर एक इंसान क्या करेगा, कैलकुलेट करता है कि विच ऑप्शन विल बी बेस्ट। किसी के लिए सैलरी प्रिमिटिव हो सकता है ऑप्शन, किसी के लिए कल्चर प्रिमिटिव हो सकता है, किसी के लिए होम सिकनेस हो सकती है, सब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन तो वो चूज कर लेगा। मान लेते हैं जैसे मैं होता और मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आती, तो मैं अंडमान एंड निकोबार का आईएएस बनने की बजाय मैं यूपी का एसडीएम बनना पसंद करता, प्रेफर करता। ये मेरी सिचुएशन है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैंने अगर इसको चूज किया, तो इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने चूज कर लिया, लेकिन हमने एक और अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने लूज की है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में हमको जानना। और ये अपॉर्चुनिटी होती, ये जो कॉस्ट होती है, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट बियर्ड बाय अ पर्सन while losing an option, while losing an option, ठीक है, when he or she is choosing an option, जब वो किसी एक ऑप्शन को चूज कर रहा है या कर रही है, और उसके बदले में जिस ऑप्शन को उसने छोड़ दिया है, तो उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो लागत थी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में समझी जाती है, जानी जाती है। इसके एक और एग्जांपल से मैं समझता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी, बड़ा सिंपल तरीके से। मान लेते हैं हम एक सोसाइटी कंसीडर करते हैं, एक सोसाइटी कंसीडर करते हैं जो हंटर और गैदर सोसाइटी, हंटर एंड गैदरर सोसाइटी। कौन थे ये लोग? ये लोग जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जहां पर लोग शिकार किया करते थे, फल वगैरह इकट्ठा किया करते थे, वो लोग हुआ करते थे। तो हंटर एंड गैदरर सोसाइटी को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक मियाँ बीवी है, यानी एक मेल एंड फीमेल पर्सन है। एक दिन अचानक से बीवी का मूड खराब हो जाता है, फीमेल का मूड खराब हो गया। उसने कहा कि देखो ऐसा है, आज तुमको मैं 8 घंटे का टाइम दे रही हूँ, यानी कि मैं तुमको 8 घंटे का टाइम दे रही हूँ। तुम्हारे साथ कंडीशन ये है, बीवी ने कहा कि देखो तुम्हारे पास 8 घंटे हैं, कंडीशन ये है कि चाहे तुम्हारा मन है तो 5 बकरी पकड़ लाओ, चाहे तुम्हारा मन है तो 20 सेब ले आओ, 20 सेब ले आओ, ये तुम्हारी मर्जी, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन तुमको लाना इतना ही, यानी कि 20 सेब और 5 बकरी, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लो, ठीक है। वो आपको लेके आना है, क्योंकि भाई राशन पानी है। शर्त यहाँ पर क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन ये रख दी इसने कि अगर ये 8 घंटे में 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ, तो मैं घर में घुसने तो दूंगी नहीं, और खाना जो नहीं मिलेगा वो तो अलग से। मतलब कंडीशन ये है कि जो टाइम है वो स्ट्रिक्ट है, वो 8 घंटे से 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, ठीक है। 8 घंटे टाइम है, उसी में या तो 5 बकरियां पकड़ के लाओ या 20 से पकड़ के, यानी कि टाइम यहाँ पर क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, और गोट एंड एप्पल क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्शन हो गया या ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिसोर्स है वो रिस्ट्रेंड है, कंस्ट्रेंड है। हम सब जानते हैं रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड रिसोर्स में हमको ये काम करना है। अब आदमी का दिमाग घूमा, आदमी ने यहाँ पर थोड़ी गणित लगाने की कोशिश की। उसने सोचा यार देखो, अगर हम सिर्फ बकरी ले जाए तो भी 8 घंटे जाएंगे, और सिर्फ सेब ले जाए तो भी 8 घंटे जाएंगे, क्यों ना हम इन दोनों का मिक्सचर ले जाए, तो बीवी भी खुश, हम भी खुश, खाना भी बढ़िया मिक्सचर मिल जाएगा। तो उसने जब मैथ लगाया तो उसको पता चला कि अगर मैं एक भी बकरी ना दिन में पकड़ूं, तब जाके कहीं मैं 20 सेब पकड़ पाऊंगा, यानी इकट्ठा कर पाऊंगा। वहीं अगर मैं एक बकरी पकड़ता हूं तो सिर्फ 16 सेब ही इकट्ठा कर पाऊंगा, 2 बकरी पकड़ूंगा तो 12 सेब इकट्ठा कर पाऊंगा, 3 बकरी तो 8 सेब, 4 बकरी तो 4 सेब, और अगर 5 बकरियां लेने गया मैं तो एक भी सेब इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से एक इमेजिनरी सिचुएशन हमने बना। उसने ये सोचा कि अगर मैं एक भी बकरी नहीं लूंगा तो 20 सेब इकट्ठा कर सकता हूं, अगर मैं एक भी सेब ना इकट्ठा करूं तब जाके 5 बकरियां इकट्ठा कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं तो कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो उसने ये पता लगाया कि अगर मैं एक बकरी की तरफ जाता हूं, अगर मैं एक बकरी की तरफ जाता हूं तो मुझे 4 सेब का फायदा या नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर एक बकरी को मैं प्लस करूंगा तो 4 सेब माइनस होंगे, अगर एक बकरी को मैं माइनस करूंगा तो 4 सेब
प्लस हो जाएंगे। ये सिचुएशन उसने बनाकर अपने पास रखी। भाई सिंपल समझ में आ रही है चीज। उसने क्या समझा, उसने समझा कि देखिए अगर हम यहाँ पर एक सेब को रखें, 4 सेब को रखें, तब जाके हम क्या करेंगे, एक बकरी नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसने इस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया कि अगर हम यहाँ पर एक बकरी को देखें तो वो 4 सेब का हिसाब से आ रही है। इसका मतलब क्या है, इफ दैट पर्सन वांट टू चूज अ गोट, तो उसे 4 सेब का नुकसान होगा। और अगर वो पर्सन एप्पल की तरफ जाता है तो एक बकरी के नुकसान पे उसे 4 सेब मिल जाएंगे। अब उसको चुनना है कि वो क्या चुनता है। इसका मतलब उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, जो अवसर लागत आ रही है, वो क्या आ रही है, एक बकरी की 4 सेब। यानी कि अगर वो एक बकरी पकड़ता है तो 4 सेब की लागत है। यानी कि अगर वो एक बकरी ना पकड़े तो 4 सेब वो इकट्ठा कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो ये बता रहा है, जो ये समझा रहा है कि आप जब ऑप्शन चुनते हो तो वो ऑप्शंस में दूसरे ऑप्शन को ना चुनने की कीमत क्या, ये हमारी लाइफ में अक्सर काम आती है, जो मैंने यहाँ पर आईएएस और एसडीएम वाले एग्जांपल में दिया। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रयोग जो होता है वो बेसिकली होता है एक कर्व में, जिस कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इस कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या कर्व बोल देते हैं, एक ही चीज है। कहीं कहीं पीपीसी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पीपीएम। अब अगर आप इसको देखोगे, जो गोट एंड एप्पल वाला एग्जांपल है, इसको मैं ग्राफ पे लाने की कोशिश करें। अगर इसको मैं ग्राफ पे लाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा बनके, है ना। आप देखते हैं यहाँ पर ग्राफ किस तरीके का बनके आएगा, जस्ट अ मिनट, है ना। तो ये जो ग्राफ कुछ बनके आएगा, कुछ इस तरीके का बनके आएगा। मुझे 1 मिनट दीजिए, बस ग्राफ बना लूं मैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम इसको मान लें गोट और इसको मान लें एप्पल, तो ये जो बकरी और एप्पल के बीच का यहाँ पर जो ग्राफ बन के आ रहा है, कुछ ऐसा बन के आएगा। कुछ डिजाइनिंग, डिजाइन ना अच्छी तो मजा नहीं आता ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशंस को। अगर आप इस पॉइंट पे हो तो इस पॉइंट पे क्या है, आपने एक भी सेब नहीं इकट्ठा किया लेकिन 5 बकरियां ले ली। इस पॉइंट पे क्या है, आपने एक भी बकरी नहीं प्राप्त की लेकिन 20 सेब इकट्ठा कर लिए। यानी कि ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस है। बाकी सारी कंडीशंस अगर आप देखोगे तो बाकी सारी कंडीशंस आपकी कहाँ पे मिलेंगी, इसी के बीच में मिलेंगी। अच्छा, एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंडीशंस आपको मिल रही है वो सारी की सारी इसी ग्राफ पे मिलेंगी, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। उसने, उस बंदे ने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया है, एक भी मिनट खराब नहीं किया है, सारे के सारे टाइम को उसने बहुत अच्छे से यूज किया है, तब जाके उसने कंडीशंस क्रिएट। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है या कर्व है, ये क्या बताता है, तो ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स को बताता है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो ये बताता है वो बताता है एफिशिएंसी के बारे में। ये बताता है एफिशिएंसी के बारे में कि हमारा जो पर्सन है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना बेहतर है। मतलब उसके अंदर जो है एफिशिएंसी और टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा। भाई अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 20, 16, 12, 18 का जो कंडीशन बन रही है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये कब बन रहे हैं, जब वो पूरे के पूरे 8 घंटे यूज कर रहा है। जब वो पूरे के पूरे 8 घंटे यूज कर रहा है तभी ये कंडीशन बन रहे हैं। अगर वो 2 मिनट भी वेस्ट कर देता तो ये कंडीशन नहीं बन पाती, ये सिचुएशन नहीं बन पाती। इसका मतलब पहली चीज तो वो बता रहा है एफिशिएंसी के बारे में कि एफिशिएंट कितना है पर्सन। दूसरा चीज जो ये बताता है वो बताता है रिसोर्स के बारे में। ये बताता है कि हमारा रिसोर्स किस तरह का है, हम उस रिसोर्स को यूज कैसे कर रहे हैं। और ये डिसीजन मेकिंग के बारे में बताता है कि हमने क्या डिसीजन लिया है, डिसीजन मेकिंग के बारे में। मतलब कि चॉइस कौन सी क्रिएट की है। भाई अगर आप इधर की तरफ, नीचे की तरफ आते चले जाओगे तो आप एप्पल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो। अगर आप ऊपर की तरफ जाते चले जाओगे तो आप गोट की तरफ इंक्लाइंड हो। मतलब आप बकरी ज्यादा पकड़ना चाह रहे हो या आप सेब ज्यादा ज्यादा पकड़ना चाह रहे हो, या आपकी मर्जी है कि आप सेब खाना है या आपको बकरी खानी है। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और तीसरी चीज जो ये बताता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जानकारी देता है। क्योंकि भाई इसी तरीके से हमें पता चलेगा, इसी तरीके से हमें यह पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन को इसने चूज किया है और उसके बदले में क्या उसने लूज कर दिया है। ठीक है,
तो ये कंडीशन हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जो एफिशिएंसी के बारे में जानकारी देता है, जो रिसोर्स के बारे में जानकारी देता है, जो डिसीजन मेकिंग के बारे में जानकारी देता है, चॉइसेस के बारे में जानकारी देता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि इस ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, तो आपका जवाब अगर यस है तो बताइए क्यों, और नो है तो बताइए। मतलब दोनों ऑप्शन हैं, यस भी आप बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ऊपर बढ़ाया जा सकता है, तो आपका जवाब क्या हो? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? और अगर आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ाया जा सकता, तो क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? चलिए मैं बताता हूं इसको। तो मेरे हिसाब से बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाए जाने के लिए प्रोबेबली एक ही कंडीशन होती है। वैसे तो हम दो तीन पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो कंडीशन होती है वो एक ही होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस ग्राफ को देखें और इस चार्ट को देखें, तो यहां पर सबसे जो बड़ा पॉइंट था वो क्या था? वो पॉइंट ये था कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, इसीलिए प्रोडक्शन इतना हो पा रहा है। भाई टाइम 8 घंटा था, अगर वही टाइम 10 घंटे होता हो सकता बकरियां ज्यादा हो जाती, सेब ज्यादा हो जाते। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें रिसोर्स इंक्रीज कराने पड़ेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल होता है कि हम रिसोर्स को इंक्रीज कर पाए? भाई रिसोर्स अपने आप में इंक्रीज कर पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि दे आर इन लिमिटेड फॉर्म। और इसी वजह से ये बताता है कि स्कार्सिटी है। इसी वजह से हमें पता चलता है कि भाई रिसोर्स की, भाई जो चॉइस क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि स्कार्सिटी है ना। तो स्कार्सिटी कैसे हो रही है? क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो रिसोर्स को नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा क्या है? अगर हम तब भी चाहते हैं प्रोडक्शन बढ़े, तो एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दें। अगर हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा दें, तो हम बेहतर तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई जैसे अभी मान लेते हैं वो हंटर गैदरर सोसाइटी का है, तो वो जाल बिछाता होगा, उसमें बकरी फंसती होगी, फिर उसको मारता होगा। अगर वो क्या करे, अगर वो पॉइजन डिप्ड एरोज ले आए, ठीक है, जहर में भिगोए हुए तीर ले आए, वो पॉइजन डिप्ड बुलेट्स ले आए, और एक बार में गोली मारे, एक बार में तीर मारे, मर जाए, तो वहां पर क्या हो रहा है? उसका टाइम बचेगा। अब उसको उतना मेहनत नहीं करनी कि पहले बकरी को पकड़े, फिर मारे, फिर कूटे। ठीक है। तो उसके अलावा अगर वो सेब मान ली इकट्ठा करना चाहता है, तो वो नेट बना ले बड़ा सा, वो जाली बना ले, वो हथियार ले ले, जिससे सेब पेड़ से ही तोड़ के डायरेक्ट उसके झोले में गिर जाए। कहने का मतलब है जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तब भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही होता है। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बढ़ाना चाहते हैं, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होता है, जो कर्व होता है, वो हमें कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी देता है। जब आप एक ब्यूरोक्रेट की तरह पोस्टेड होते हो कहीं पर, तो एक आईएएस ऑफिसर से मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई कि भाई ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी देखते हो, ताकि आपको ये पता चले कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स कैसे किया जा सकता है। तब जाके आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। रैंडम डिसीजन मेकिंग कभी भी एज अ ब्यूरोक्रेट आप नहीं कर सकते। जी समझ में आई? तो ये आपका यहाँ पर पूरी कहानी होती। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल मेरा है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये पर्सन ये कहता कि देखो, दो बकरियां पकड़ लेते और सिर्फ 10 सेब ले जाए, 12 सेब नहीं ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उसने 2 सेब का समय कहीं वेस्ट किया, यानी कि वो इनएफिशिएंट। और अगर वो पर्सन इनएफिशिएंट है, तो कहां पर आएगा? वो आएगा ग्राफ के अंदर। वो ग्राफ के अंदर, यानी कि ग्राफ के अंदर का कोई पॉइंट अगर वहां पर आ रहा है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब है यू आर एन इनएफिशिएंट पर्सन। आप अपनी पॉसिबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहे। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्यों नहीं कर पा रहे वो आपकी प्रॉब्लम है, बट आप यूज नहीं कर पा रहे, ये हमको पता चल रहा है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बनाई थी वो मैक्सिमम थी। ठीक है। अब आप उससे कम लेके आए, यानी कि आप इनएफिशिएंट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये सारा का सारा यूज होता है। अच्छा, ये मैं बता क्यों ना हूं, तो बेटा देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज इसलिए कर रहा हूं मैं कि आगे जब चलेंगे हम पढ़ेंगे, तो अभी क्या है, रैंडम टॉपिक्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ गया, चॉइस आ गया, इलास्टिसिटी आएगी, लगाएंगे। फिर धीरे धीरे जब चैप्टर कंसोलिडेट होंगे, तो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में आ जाएंगे। तब आपको ये स्टोरी समझ में आएगी कि ये सब बताया क्यों जा रहा था। तो हॉलीवुड की मूवी है, अलग अलग सीक्वेंस चल रहे हैं, अलग अलग फ्रेम्स चल रहे हैं, बाद में सारे फ्रेम्स एक साथ इकट्ठे हो गए, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया। क्लियर है? तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। कल जब हम मिलेंगे, तो कल हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में।
और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और एक चीज और भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। मैं आपसे प्रॉमिस कराया था मैंने कि हफ्ते में 3 वीडियोस आएंगे, 3 वीडियोस तो हफ्ते में आएंगे ही आएंगे, चाहे कैसे आए, एनी हाउ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।